हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मैच में। दोस्तों यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट 55-12 का एग्ज़ाम यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सिटी वगैरह आ चुका है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पक्का से 1-2% फंसने वाले हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी के या प्रैक्टिस सेट हैं, सारे के सारे प्रश्न आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा इसमें से प्रश्न। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मिस मत करिए क्योंकि एग्जाम में फंसेगा। तो संविधान के निर्माण के समय कितनी बड़ी समितियां थी? ठीक है, संविधान के निर्माण के समय जो टोटल बड़ी समितियां थी वो कितनी थी, ये यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। टोटल 8 समितियां थी। अब समितियों के नाम भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, जिसमें देखिएगा एक यूनियन पावर्स कमेटी थी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। साथ ही संघ की संविधान समिति थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। स्टेटस कमेटी थी, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और मौलिक अधिकारों वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो थे यहाँ पे सरदार पटेल। और एक मसौदा समिति थी, उसके जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और प्रक्रिया जो समिति थी उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति जो है वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्रिप्स का प्रस्ताव ब्रिटिश भारत के पहले के रूप के अलग था। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं में से थे। अब क्रिप्स के प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से आपको कुछ बताना होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो पहला कहता है कि संविधान का निर्माण अब केवल भारतीयों के हाथ में होना था। दूसरा है कि इसने भारतीयों को अंतरिम अवधि में प्रशासन में एक बड़ा हिस्सा रखने की अनुमति दे दी। तीसरा है कि इसने भारत के किसी भी प्रांत को एक अलग संविधान रखने का विकल्प प्रदान किया। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। तो इसमें जो सही है वो क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका डी आंसर सही हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो थे ये क्रिप्स मिशन में कहे गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें आप देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में 2 कथन दिए हैं। इन दोनों कथनों पे आपको देखना है क्या क्या सही है इसमें। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है लेकिन कार्यकारी प्रमुख नहीं होता है, ये यहाँ पे पहला प्रश्न बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट एकदम सही होगा कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, साथ ही राष्ट्र का भी प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्यकारी प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट तो यहाँ पे गलत ही है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे, वो हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 78 के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अनुच्छेद में कौन से शब्द क्रम सही लगे हुए हैं? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रम के हिसाब लगे हुए हैं? तो संविधान की प्रस्तावना आपको याद करना होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है हर बार। तो होगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है हमने। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 मामले आपको दिख रहे होंगे, बेरूबारी संघ मामला, भारतीय जीवन बीमा निगम और यहाँ पे केशवानंद भारती मामला। तो इसमें निर्णय क्या हुआ था ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए तो जो बेरूबारी संघ मामला था दोस्तों, वो यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया था बेरूबारी संघ मामला में 1960 में। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्या होगा ये देखिए, तो इसमें होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, बी में 3 हो जाएगा, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, ये मामला था। और केशवानंद में क्या कहा, केशवानंद भारती के समय कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिविल सेवकों के संदर्भ में आनंद के सिद्धांत का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सिविल सेवकों के संदर्भ में जो आनंद का सिद्धांत है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका उल्लेख जो है
वो आप देखेंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 310 में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 310 में। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नों का लेवल अच्छा है, मैंने बनाया है, हो सकता है थोड़ा सा टफ पड़ रहा हो आपके लिए, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद 3 सूचियाँ राज सूची सहित के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि 3 सूची होती है केंद्र शासित, उनमें तीनों पे कानून बना सकती है। और कारण क्या है, संसद की यह शक्ति पुडुचेरी और दिल्ली तक भी फैली हुई है, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिका है। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी कि दोनों सत्य हैं, लेकिन क्या है, व्याख्या नहीं करता। पहले वाले की केंद्र शासित तो अगर प्रदेश है ना, तो उसमें तीनों सूचियों पे कानून बना सकता है, लेकिन क्या हो कि इसका जो कारण है, संसद पुडुचेरी दिल्ली तक फैली, तो ये आपस में मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है, जिनमें राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जल्दी से देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है, 79 में आपको संसद के बारे में बताया जाता है, और 80 में लोकसभा राज्यसभा है, और फिर यहाँ पे 81 में क्या है, वो लोकसभा है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपेक्षित योग्यताएं हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो बनता है वो देखिए, उसमें कहा गया कि वह नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह नागरिक होना चाहिए, ये तो सही बात है। फिर क्या होगा, वह वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष, इसमें 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती इसमें बनने के लिए, इसे यहाँ पे 4 करेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसमें कहा गया है कि भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, अब ये 5 रिट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें से क्या क्या कब होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको मिलान करना है। मिलान करेंगे, चलिए देख लेते हैं कौन से कितने युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखें, बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1 2 और 4। ठीक है, 1 मिले यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, व्यक्ति को प्रस्तुत कराना, ये सही होता है। फिर दूसरा है परमादेश, मतलब आदेश देना, ये प्रच्छेद गलत है यहाँ पर। अधिकार पर अच्छा है किस अधिकार से, ये सही है। तो 1 2 4 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है, कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, ये आपको बताना है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार इनमें से कौन कौन से होंगे, चलिए देख लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो होता ही है, अपीली भी होता है, और निरीक्षण भी क्षेत्राधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है राज्यों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए संदर्भ दिए हुए हैं, इसमें आपको कथन दे रखे हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही है, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि जो आपकी RGSA योजना है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यह पंचायतों को सतत विकास, SDG और अन्य विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है, ये यहाँ पर आपको बोला गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम सही होगा। फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट इसमें सही है, पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि कौन से यहाँ पे सही मिलान किए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं 15 में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, पहले में ग्राम पंचायतों का जो गठन है दोस्तों, वो किस में होता है, वो अनुच्छेद 40 में होता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो यहाँ पर कब होता है। ठीक है,
तो वो होता है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। नागरिक संहिता 44 में है। फिर कृषि पालन यहाँ पर अनुच्छेद 48 में है। तो ये यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन आपके देखने को मिल गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार सरकार को संसद के समक्ष अनुपातिक प्राप्तियां और व्यय प्रस्तुत करना आवश्यक है। 16 में देखिए, तो समक्ष अनुपात अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो किस अनुच्छेद में ये है आपका अनुच्छेद 112। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो कर सकता है, क्या कर सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, कार्यवाही में भाग ले नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर तो 17 में कहता है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है ना वो क्या कर सकता है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल वो क्या कर सकता है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही बात है। फिर क्या होगा, लोकसभा की एक समिति का सदस्य भी बन सकता है। फिर लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन क्या है, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको मिलान करना है 18 में। ठीक है, तो चलिए मिलान हम यहाँ पर कर लेते हैं। मिलान करने में देखेंगे क्या, अनुच्छेद 26 जो है किससे मिलता है। अनुच्छेद 26 में आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 40 अभी हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायतों का इसमें गठन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 98 में क्या होता है, 98 में होता है संसद का सचिवालय। ठीक है, फिर 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में आपको बताना है क्या क्या चीज़ें इसमें सही हैं। ठीक है, तो 19 में अगर आप देखेंगे, प्रारंभ में इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। कार्यकारी निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है ये। ठीक है, कार्यकारी नहीं है, संवैधानिक निकाय है। तो इसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, और अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो क्या होगा, आयोग का एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पहला ही यहाँ, दूसरा ही सही है। ठीक है, पहला और तीसरा गलत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हुआ केवल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 का पार्ट 2 के अर्थ में एक कानून है, और इसलिए यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे, तो ये किस में है, कोई विवाद था। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में जो संविधान के भाग है उनको सुमेलित करना है। तो उसमें देखेंगे क्या है, भाग 1 है, ये नागरिकता से संबंधित नहीं होता। भाग 2 नागरिकता से संबंधित होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 में क्या है, 4 में क्या है, 4 भी यहाँ पे नहीं संबंधित है। 4 तो यहाँ पे आपको नीति तत्व में है। फिर भाग जो 9 है वो पंचायत से संबंधित है, ये यहाँ पे सही होगा। और भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। तो तीसरा और चौथा युग्म इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी, लेकिन 2 युग्म इसमें से सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम डैश में पारित किया गया था। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे थे। स्थानिक स्वशासन पर लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882 महत्वपूर्ण था क्योंकि। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी, इसलिए ये 1882 का प्रस्ताव इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2 वक्तव्यों में विचार करना है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे क्या होगा। कथन 1 कहता है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा परंत ही रहता है। ठीक है, ये तो एकदम सही बात है। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? ठीक है, किन महान आदर्श का उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है। तो 25 में अगर आप ध्यान से देखते हैं संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें आपको देखने मिलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था की, उपासना की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न।